नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे नए साम्राज्यों के गठन के बारे में। इसके अंतर्गत उत्तर मुगल काल के पतन के साथ साथ अंग्रेजों के बढ़ते आधिपत्य के साथ नए भारत में नए राज्यों का गठन होना प्रारंभ हो जाएगा। इसमें आज हम प्रमुख हैदराबाद, अवध, बंगाल, मैसूर इन राज्यों को चलिए देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का भाग आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम उत्तर मुगल काल पढ़ चुके थे, भारत में यूरोपीय आगमन पढ़ चुके थे और आज पढ़ेंगे नए साम्राज्यों का गठन। ऐतिहासिक काल से पूर्व हमने पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल तथा आद्य ऐतिहासिक काल, तथा आधुनिक भारत से पूर्व हमने पढ़ा था प्राचीन भारत तथा मध्यकालीन भारत। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आगे की स्थिति आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तर मुगल काल के बाद भारत में जन्मे नए साम्राज्यों का गठन। गिरती हुई मुगल साम्राज्य की शक्ति तथा बढ़ती हुई विदेशी शक्तियों के मध्य सारे नए राज्यों का उभर कर आना प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रमुख निम्न है। हैदराबाद, ये आप देख सकते हैं हैदराबाद। अवध, ये अवध यहाँ पर, ठीक है। बंगाल, ये बंगाल आप देख सकते हैं। पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा का भी ये कुछ प्रांत इसी में सम्मिलित था। अगला है मैसूर, ये आप देख सकते हैं दक्षिण में मैसूर। केरल, नीचे केरल है, इसे त्रैवंकोर या त्रेंकोर के नाम से भी नीचे जाना जाता था। अगला जाट साम्राज्य, ये देख सकते हैं। मराठा, ये मराठा साम्राज्य है यहाँ पर। इसके बाद ये राजपूत साम्राज्य, ये मुगल साम्राज्य यहाँ पर सीमित है। उसके बाद रोहेलखंड, ये फरुखाबाद है, ठीक है। इसी तरीके से कई सारे साम्राज्य उभर कर आएंगे। अभी इनको और भी आगे देखते हैं। सिख साम्राज्य या पंजाब साम्राज्य, अगला राजपूत साम्राज्य, उसके बाद फरुखाबाद साम्राज्य, रोहेलखंड साम्राज्य, बुंदेलखंड साम्राज्य, मालवा साम्राज्य और जम्मू कश्मीर साम्राज्य। कहीं कहीं गुजरात साम्राज्य का भी वर्णन मिलता है, लेकिन वो कहीं मुगल साम्राज्य में विलय हो जाता था कहीं, इसलिए हमने उसको इसमें कवर नहीं किया है। चलिए पहला देखते हैं भाग हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना आसफ जहां निजाम उल मुल्क ने की थी। आसफ जहां का मूल नाम चिनकिलिज खान था। आसफ जहां फर्रुख शेर के दरबार में अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। चलिए और देखते हैं आगे। सन 1724 ईस्वी में चिनकिलिज खान ने हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना की। इसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी दी गई थी, बाद में दक्कन की प्रदान की गई। चिनकिलिज खान को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1722 में चिनकिलिज खान को दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी थी, जिसका मुख्यालय औरंगाबाद था। चिनकिलिज खान द्वारा 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की गई। बाद में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने, ये मोहम्मद शाह रंगीला की बात हो रही है, मोहम्मद शाह जो रंगीला है, ने उसे आसफ जहां की उपाधि से नवाजा। उसे सूकरखेड़ा के युद्ध में मुगल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया था। जो चिनकिलिज खान होता है, जो मुगल सूबेदार होता है, सूकरखेड़ा के युद्ध में उसे जो मुबारिज खां होता है मुगल सूबेदार, उसे पराजित करता है। 1748 में चिनकिलिज खान की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात हैदराबाद भारतीय राज्यों में एक ऐसा प्रथम राज्य था जिसने बेले-जिली की सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार की। अभी आगे चल के हम जब अंग्रेजों को पढ़ेंगे तो उसमें बेले-जिली की सहायक संधि है, उसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। जो हैदराबाद होता है ये साम्राज्य, ये जो बेले-जिली की सहायक संधि होती है सबसे पहले यही स्वीकार करता है और अंग्रेजों के साथ ये पहले मिलने वाला राज्य बन जाता है। चलिए अब आगे अगला राज्य अवध को देखते हैं। अगला हमारा साम्राज्य है अवध साम्राज्य।
पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला अवध का सूबा एक विस्तृत और समृद्धशाली क्षेत्र था। पश्चिम में इसकी सीमा कन्नौज से लगती थी। कन्नौज की जो थी, कन्नौज था लगभग फर्रुखाबाद में लगता था पहले, उसी की सूबा में क्षेत्र में आता था। और ये क्योंकि गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र था तो बहुत ज्यादा उपजाऊ था, इसलिए बहुत समृद्धशाली क्षेत्र माना जाता था। 1722 ईस्वी में सआदत खान बुरहान मुल्क ने स्वतंत्रता की घोषणा की और ईरानी शिया गुट के इस सदस्य को मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। सआदत खान ने नादिर शाह के आक्रमण के समय महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। अपने नाम और सम्मान की रक्षा के लिए शायद सआदत खान ने 1739 में आत्महत्या कर ली। सआदत खान के बाद उसका भतीजा और दामाद सफदर जंग, इसका मूल नाम था अबुल मंसूर मिर्जा मोहम्मद मुकिम अली खान सफदर जंग, ये इसका पूरा नाम था, के नाम से जाना जाता था। और ये अवध का अगला नवाब 1739 में बनता है। 1742 में सफदर जंग ने कुछ समय के लिए पटना पर अधिकार कर लिया था। ये बिहार में कर्मनाशा नदी को पार करते हुए पटना पर आधिपत्य करता है। 1744 में मोहम्मद शाह ने इसे अपना वजीर नियुक्त किया। सन 1748 में अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के मध्य लड़े गए मणिपुर के युद्ध में मुगलों का साथ दिया तथा सम्राट अहमद शाह ने अपना वजीर का पद इसे दे दिया था। जो अहमद शाह था जो अपना वजीर इसे बना लेता है। चलिए अब आगे और देखते हैं अवध साम्राज्य। सफदर जंग ने फर्रुखाबाद के वंशक नवाबों और जाटों के विरुद्ध अभियान किया। हमने बताया था इसकी सीमा जो कन्नौज की सीमा लगती थी तो फर्रुखाबाद जिला मतलब फर्रुखाबाद क्षेत्र लगता था, तो उसके जो वंगस नवाब थे उनसे और जाटों के मध्य इसके परस्पर युद्ध चलते रहते थे। जयप्पा संधिया और मल्हार जो राव के साथ में नवाब के मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जो मल्हार सिंधिया वगैरह थे। सफदर जंग के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र शुजाउद्दौला बनता है। इसने 1759 में अली गौहर को लखनऊ में शरण दी। जो अली गौहर होता है उसे शरण देता है ये। 1761 में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। अंग्रेज और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम के बीच 1764 में लड़े गए बक्सर के युद्ध में उसने बंगाल के नवाब का साथ दिया था। जो बंगाल के नवाब का भी आगे पढ़ेंगे गुट था, जो बंगाल के नवाब का गुट था। और जो इसमें ये होता है लखनऊ का नवाब और दिल्ली की तरफ से आता है, ये तीनों का एक गुट अंग्रेजों के साथ में युद्ध करता है। युद्ध में हारते हैं बक्सर की लड़ाई में। उसके बाद में इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं, वो हम आगे देखेंगे पूरा वर्णन। अवध का अगला नवाब सआदत खान हुआ जिसने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। अंग्रेजों ने अवध को तब तक एक मध्यवर्ती राज्य या बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया जब तक उनका मराठों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो गया। क्योंकि अभी हम क्षेत्र में देखेंगे तो मराठा साम्राज्य एक बड़े क्षेत्र पे सीमित था। तो क्योंकि मराठा शक्तियां 2 भागों में विभाजित थी, एक पेशवा में और एक छत्रपति में, तो इनका साम्राज्य काफी बड़ा था। पेशवा इसमें बहुत बड़े साम्राज्य पे आधिपत्य करते थे और बहुत शक्तिशाली भी थे, इसलिए ये मराठों पर मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए थे अंग्रेज। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली खान था जिस पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये अवध साम्राज्य है लगभग, ये अवध साम्राज्य था। इसे इसका आखिरी जो नवाब होता है वाजिद अली खान, उसके बाद उसकी जो बेगम होती है वो वहां से लखनऊ से 1857 की क्रांति में शामिल होगी। उसे हम 1857 क्रांति में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्षेत्र, यह है बंगाल। मुगल साम्राज्य के विघटन और स्थिरता की स्थिति का लाभ उठाकर बंगाल के सूबेदार मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ये मुर्शिद कुली खान होता है, यही जो बंगाल की स्थापना करता है और मुगलों को कुछ कर के रूप में यही लास्ट में भिजवाता है। इसके बाद शायद मुगलों को कर भी नहीं दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप मुर्शिद कुली खान को।
1701 में औरंगजेब ने उसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, जबकि औरंगजेब के शासन में ही उसने स्वतंत्र शासक के रूप में आचरण करना शुरू कर दिया था। तथापि उसने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा फर्रुखसियर के शासन में की। आगे जब फर्रुखसियर आता है उसके टाइम पे ये अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर पाता है। मुर्शिद कुली खान के शासन काल में ही बिहार और उसके उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन के शासन काल में उड़ीसा बंगाल में सम्मिलित कर लिया गया। जो उड़ीसा अलग साम्राज्य भी हम देख रहे थे वो उसी में सम्मिलित कर लिया जाता है। 1726 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल पर शासन किया और उसके बाद शुजाउद्दीन ने 1727 से लेकर 1738 तक इसमें शासन किया। शुजाउद्दीन का पुत्र जो सरफराज खां होता है वो अयोग्य होता है, कुछ समय के लिए बैठ पाता है, साल 1.5 साल के लिए। उसके बाद अगला बैठता है, जिसके कारण 1740 में अलीवर्दी खान ने बंगाल के शासन को अपने हाथ में ले लिया। ये आप देख सकते हैं अलीवर्दी खान का कथन था, यदि अंग्रेजों को न छेड़ा गया तो यह शहीद देंगी और यदि छेड़ा गया तो यह काट काट कर मार डालेंगी। ये इसकी भविष्यवाणी लास्ट में सत्य होती है कि अंग्रेजों को अगर नहीं छेड़ा जाएगा तो यह शहद देने वाली मधुमक्खी के समान है, अगर इनको छेड़ा गया तो यही मधुमक्खी काट काट कर मार डालेंगी। चलिए बंगाल के बारे में और देखते हैं। अलीवर्दी खां की 1756 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका नाती सिराजुद्दौला नवाब बनता है। इसका अंग्रेजों के साथ जबरदस्त संघर्ष चलता है। परिणाम स्वरूप प्लासी का युद्ध होता है। अभी प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे, अंग्रेजों का संघर्ष, उसमें बंगाल की जब कहानी पढ़ेंगे तो बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इन सब का वर्णन विशद से पढ़ा जाएगा। सिराजुद्दौला ने सेनापति मीर जाफर व अन्य विश्वास पात्रों, इसमें एक सुनार भी होता है बहुत बड़ा, वो भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, अंग्रेजों को बहुत ज्यादा कर्जे पे धन देता है। बहुत इसकी कहानी बड़ी लंबी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। विश्वास पात्रों के विश्वासघात के कारण युद्ध में हार हुई और हत्या कर दी जाती सिराजुद्दौला की महल में जाकर। सिराजुद्दौला के बाद उसका सेनापति मीर जाफर नवाब बनता है। जो मीर जाफर उसके साथ विश्वासघात करता है वही उसे ही अंग्रेज बना देते हैं नवाब। मीर जाफर के असंतोष के कारण अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बनाया। जो मीर जाफर होता है उससे बहुत ज्यादा अंग्रेज मांग करने लगते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने उसे नवाब बनाया था तो बहुत सारे धन और हर तरीके की मांग करने लगते हैं, जिसे देने में मीर जाफर आनाकानी करता है। तो उसे हटाकर मीर कासिम को ये लोग बना देते हैं नवाब। अब मीर कासिम क्या करता है, अब होगी बक्सर की लड़ाई। पुनः मीर कासिम ने भी अंग्रेजों की मांग बढ़ने पर परिणाम स्वरूप बक्सर का युद्ध हो जाता है। जो मीर कासिम होता है वो सोचता है कि अंग्रेजों के साथ युद्ध करना ही बेहतर होगा, क्योंकि इनकी मांगें निरंतर बढ़ती जाती हैं। तो यह बहुत स्थिति बंगाल में भूखमरी की कगार पे आ गया था बंगाल, क्योंकि इतना ज्यादा कर लग रहा था आम जनता के ऊपर, जो जनता देने में भी असक्षम थी, बस अंग्रेजों को चाहिए था। इसी कारण से फिर होता है बक्सर का युद्ध। इसके बाद 2 इलाहाबाद की संधियां होती हैं। बक्सर युद्धों में अंग्रेजों की जीत हुई और बंगाल अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गया। ये बंगाल का क्षेत्र आप देख सकते हैं, इसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये प्रांत सम्मिलित थे। जो पुराना बंगाल का नक्शा था इसमें अब ये पूरा क्षेत्र हो जाता है अंग्रेजों के अधीन। अगला नवाब अंग्रेजों ने पुनः मीर कासिम को बनाया। जो मीर जाफर होता, सॉरी माफ कीजिएगा, मीर कासिम नहीं, मीर जाफर। अगला नवाब मीर जाफर को बनाया जाता है और मीर जाफर ही कुछ समय के लिए, 1-2 साल के लिए बनता है। उसके बाद मीर जाफर मर जाता है और फिर अंग्रेज अपनी हुकूमत चलाने लगते हैं। चलिए अब अगली सल्तनत मैसूर को देखते हैं। मैसूर, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर साम्राज्य की उत्पत्ति होती है। हमने विजयनगर साम्राज्य देखा था, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पढ़ा था हमने। ये उसके बाद सल्तनत काल के समय में ही जब हमने पढ़ा था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य का जब पतन होता है उसमें ही से ही कुछ भाग कटकर मैसूर राज्य वहीं से उत्पन्न होता है। शुरुआत में यहाँ हिंदुओं का शासन स्थापित होता है। हमने देखा था ना, मध्यकालीन में पहला हिंदू राष्ट्र होता है विजयनगर साम्राज्य। तो देखते हैं उसी में से, ये शुरुआत में तो इसमें हिंदू शासन होता है।
वोडेयार वंश की सत्ता 1766 तक स्थापित रही, जिसका अंतिम शासक कृष्णराज कटियार द्वितीय था। इसकी शासनकाल में संपूर्ण सत्ता दो भाइयों नंदराज और देवराज के हाथों में आ गई थी। जो इसके विश्वास पात्र थे उनके हाथों में, नंदराज और देवराज के हाथों में पूरी सत्ता थी। नंदराज ने 1749 में हैदर अली को सेना का एक अधिकारी बनाया था, तोपखाने का शायद, इस टाइप से कुछ अधिकारी बनाता है। पहले घुड़सवार के रूप में इसकी भर्ती होती है हैदर अली की। उसके बाद में अभी आगे इसको पढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं मैसूर साम्राज्य, ये कुछ इस प्रकार से था। नीचे आप देख सकते हैं ये केरल साम्राज्य है, ये आप देख सकते हैं। चलिए इसे देखते हैं अब इसका हैदर अली को। हैदर अली शुरुआत में एक घुड़सवार के रूप में भर्ती हुआ था। हैदर अली ने यहाँ शासन में अपनी स्थिति को मजबूत किया। डिडीगुल में शस्त्र बारूद बनाने का कारखाना लगाया। ये कारखाना हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से लगाया था। हैदर अली का जन्म बुदीकोट में 1721 ईस्वी में हुआ था। 1728 ईस्वी में हैदर अली के पिता फतेह मोहम्मद का निधन हो गया। 1749 ईस्वी में सेना के अधिकारी पद पर ये नियुक्त किया जाता है। चलिए अब आगे हैदर अली के बारे में। 1750 ईस्वी में कर्नाटक के युद्ध में अपनी योग्यता दिखाता है। जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य आगे देखेंगे हम, कर्नाटक का युद्ध होता है, उसमें हैदर अली अपनी योग्यता अच्छी खासी दिखाता है फ्रांसीसियों की तरफ से। 1750 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम नासिर जंग की हत्या कर दी जाती है। उसकी जगह पर मुजफ्फर जंग को निजाम बनाया जाता है। हैदर अली को 1755 ईस्वी में डिडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया था। डिडीगुल में उसने फ्रांसीसी अधिकारियों की देखरेख में एक तोपखाना बनाता है हैदर अली। हैदर अली ने 1760 ईस्वी में नंदराज से सारी शक्तियां छीन ली। जो नंदराज थे हमने देखा था, जिसके अधीन ये लोग काम कर रहे थे। शक्ति संपन्न बनने के बाद हैदर अली ने राज्य विस्तार का कार्य शुरू किया। 1763 ईस्वी में बेदनूर के राजा की मृत्यु हो गई। इससे यहाँ के दो पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। हैदर अली ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए दोनों भाइयों को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी। उसने बेदनूर का नाम बदलकर हैदरनगर कर दिया और अपना अधिकारी वहां पर नियुक्त कर देता है। इसके बाद हैदर अली ने कोचीन, पालघाट, कालीकट तथा कन्नड़ पर विजय प्राप्त कर ली। उसने मालाबार के नायकों, दक्षिण भारत के पोलीगरों आदि की अधीनता स्वीकार करने के लिए उनको बाध्य कर देता है और सुंडा, सीधी तथा गुटी को मैसूर में मिला लिया। हैदर अली की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए सबसे पहले मराठों ने पहल की। ये हम आगे पढ़ेंगे जब अंग्रेजों का युद्ध होगा ना, कर्नाटक युद्ध, उसमें देखेंगे पूरी रणनीति क्या बनती है। निजाम, मैसूर और जो मराठा लोग मिलकर पहले अंग्रेजों से युद्ध करेंगे, फिर उसके बाद में ये लोग साथ बीच में छोड़ देंगे, जिससे हैदर अली पीछे बाद में मृत्यु होती है। फिर टीपू सुल्तान आएगा, उसको बड़ी लंबी कहानी है, उसे हम बाद में देखेंगे। चलिए अब आगे और देखते हैं। सन 1764 ईस्वी में पेशवा माधवराव ने मैसूर के द्वितीय विरुद्ध आक्रमण कर दिया। इन्होंने सावनूर के दक्षिण में वेहली के युद्ध में मराठों ने हैदर अली को पराजित कर दिया और 1765 ईस्वी में उसके साथ संधि कर ली और कुटी कथा बानूर के जिले के साथ साथ 32 लाख रुपए नकद भी प्राप्त किए। बाद में अंग्रेजों और हैदर अली के हित आपस में टकराने लगे और दोनों के बीच लगातार 4 युद्ध होते हैं। उसे हम देखेंगे, मैसूर के 4 युद्ध होंगे, उनको हम पढ़ेंगे आगे चल के, जिन्हें आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम 2 युद्धों में हैदर अली ने भाग लिया और द्वितीय युद्ध अंतिम वर्षों में टीपू सुल्तान ने भाग लिया। जो तीसरा युद्ध होता है, शायद नहीं, दूसरा युद्ध होता है, उसमें हैदर अली लास्ट में मर जाता है। उसके बाद उसे निरंतर टीपू सुल्तान युद्ध चलाए रखता है। फिर टीपू सुल्तान लास्ट के युद्धों को लड़ता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य का अंत हो जाता है। अब देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू एक योग्य शासक था तथा कई भाषाओं का ये जानकार था। टीपू सुल्तान
उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। अभी तक हैदर अली ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन टीपू सुल्तान की उपाधि धारण करता है। टीपू सुल्तान ने नए कैलेंडर को लागू किया, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली को भी लागू किया। उसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी थी, ये फ्रांसीसियों से अत्यधिक प्रभावित था, इसीलिए जो ये अपने आप को सुल्तान घोषित करता है, इसीलिए अंग्रेज इसके ऊपर ज्यादा सख्ती का रवैया अपनाते हैं। चलिए आगे और देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। रंगपट्टनम में उसने स्वतंत्रता वृक्ष फ्रांस मैसूर मैत्री का लगाया। जो फ्रांस मैसूर मैत्री होती है, फ्रांसीसी और मैत्री और मैसूर लोगों की मैत्री का जो स्वतंत्रता वृक्ष होता है उसे लगाया जाता है, तथा एक जैकोबिन जो क्लब होता है उसका सदस्य बनता है। टीपू स्वयं को नागरिक टीपू कहता था। वह पैदावार का 1/3 भू राजस्व के रूप में लेता था, मतलब 33% लगभग में ये कर लेता था। औरंगजेब के समय ये लगभग 50% हो जाता है। जो मराठा लोग होते हैं वो लगभग 40% वसूलते हैं, इसीलिए मराठा लोग बहुत क्रुद्ध होते हैं इससे, क्योंकि ये कर को भी अपनी जनता से बहुत कम लेता है। लोहे के आवरण वाली मिसाइल रॉकेट का विकास किया गया, ये देख सकते हैं आप, पहले मिसाइल मैन के रूप में इसे ही जाना जाता है भारत में। 1796 ईस्वी में उसने एक नौ सेना खड़ी की और नौका घाट बनाए। जो टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली होते हैं वो पहले से ही बारूद गोला की फैक्ट्री चला रहे होते हैं, तो टीपू बचपन से ही सारी चीजें देखता है, तो इसके द्वारा एक मिसाइल का निर्माण किया जाता है जिसका युद्ध ये अंग्रेजों के साथ युद्ध में भी करता है। व्यापार के लिए एक व्यापार बोर्ड की स्थापना की गई। टीपू ने विदेश व्यापार के लिए फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेंगू में अपने दूत भेजे। चीन के साथ भी उसने व्यापार किया। देशी तथा अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने गुमास्तों की नियुक्ति व्यापारिक केंद्र मस्कट, ओवरजू, जहाद, जद्दाह तथा अदन में किया। बाजीबाद, मौलिबाबाद, मंगलौर में बंदरगाह के निर्माण करवाए। टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु धन भी दिया। उसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र तथा हिंदू संवत की आकृति अंकित है, ये आप देख सकते हैं टीपू द्वारा चलाए गए सिक्के। इसमें हाथी का चिन्ह आप देख रहे होंगे। 4 मई 1799 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों से लड़ता हुआ ये मारा जाता है। इसके साथ ही ये जो मैसूर होता है राज्य अंत होता है और अंग्रेजी साम्राज्य में ये विलय हो जाता है। इसे अभी मैसूर और अंग्रेजों के जब युद्ध होंगे उसमें हम इसे विस्तृत से पढ़ेंगे। अभी केवल हम साम्राज्यों के उदय के बारे में स्वायत्त संस्थाएं हैं उनको देख रहे हैं। चलिए अब अगला इसी कड़ी में राज्य है, अगला है केरल साम्राज्य। इसे त्रावणकोर साम्राज्य या त्रवणकोर साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं वर्तमान में जो आधा केरल का हिस्सा है वो ये साम्राज्य था। ऊपर यहाँ पर मैसूर साम्राज्य था, इसके ऊपर जस्ट 18वीं सदी के आरंभ में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे, कालीकट, चिरक्कल, कोचीन तथा त्रावणकोर। आप देख सकते हैं त्रावणकोर के नाम से ही ये जाना जाता है। इसमें त्रावणकोर को 1799 ईस्वी में राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। मार्तंड वर्मा में विलक्षण दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, साहस तथा निर्भीकता का सामंजस्य था। उसके क्विनोन तथा इलायादाम को जीत लिया और डच लोगों को हराकर केरल में उनकी राजनीति सत्ता खत्म कर देता है। इसके द्वारा उसने सिंचाई एवं संचार की व्यवस्था की और तथा विदेशी व्यापार को सक्रिय प्रोत्साहन दिया। इस सदी के राजाओं में मलयालम साहित्य को भरपूर संरक्षण दिया गया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत अध्ययन का प्रमुख केंद्र बनती है। जो त्रिवेंद्रम है आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसने वर्मा का उत्तराधिकारी राजवर्मा एक उत्कृष्ट कवि, विज्ञान, संगीतज्ञ, अभिनेता तथा सुसंस्कृत व्यक्ति था। जो मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राजवर्मा था उसने यूरोपीय मामलों में गहरी दिलचस्पी ली। वह लंदन, कलकत्ता तथा मद्रास से निकलने वाले अखबारों और पत्रिकाओं को
नियमित रूप से पढ़ता था, जो है अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करता था। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस त्रावणकोर केरल का प्राचीन नाम था, इसे जान सकते हैं, जो प्रमुख शक्ति था केरल के अंतर्गत, यही मेन है और कुछ नहीं। इसी के साथ ये वीडियो आज के लिए समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बचे हुए साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्रुखाबाद हुआ, बुंदेलखंड हुआ, रोहिलखंड हुआ, जाट हुआ। उस तरीके से जो साम्राज्य होंगे उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।